Focus. Ideate. Innovate. Enable. स्वागत है आप सभी का मिरे एसेट और सीएनबीसी आवाज प्रेजेंट विजर्ड्स ऑफ फाइनेंस में। भारतीय शेयर बाजार ऊंचाइयों पर है। 2023 में निफ्टी ने औसतन 16% तक के रिटर्न दिए। पिछले 3 सालों में रिटेल निवेशकों की भागीदारी काफी बड़ी है। अगर आप नवंबर तक का ही डेटा देखें तो एसआईपीज के जरिए करीब 1.5 लाख करोड़ तक का निवेश भारतीय इन्वेस्टर्स ने किया है और ये सारा पैसा एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में आया है। यानी कि एक बड़ी क्रांति शुरू हो चुकी है और आप भी इस क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और आज इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पैसिव थीमेटिक इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्ट एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय मिराय एसेट म्यूचुअल फंड। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं वत्सल शाह, वाइस प्रेसिडेंट सुशील फाइनेंस, और मिराय एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हेड ईटीएफ प्रोडक्ट सिद्धार्थ श्रीवास्तव। आप दोनों का ही स्वागत है। तो एकदम बेसिक चीजों से शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थ, थीमेटिक इन्वेस्टिंग है क्या? क्योंकि नॉर्मली जब लोग आते हैं तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स में जाते हैं या फिर कोई सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में जाते हैं। ये थीमेटिक इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? तो जैसा आपने बोला, सबसे पॉपुलर है मार्केट कैप बेस्ड इन्वेस्टिंग, जहाँ पे एक लार्ज कैप फंड टिपिकली लार्ज कैप कंपनियों में ही निवेश करता है। देन पॉपुलर है आपके सेक्टर बेस्ड फंड्स, जैसे कि बीएफएसआई सेक्टर बेस्ड फंड, जो कि सिर्फ बीएफएसआई कंपनियों में निवेश करता है। जबकि एक थीमेटिक फंड किसी एक ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करता है, जैसे कि कंजम्पशन ट्रेंड, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इंडिया में काफ़ी अभी प्रचलित और पॉपुलर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, ग्लोबली हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम। इस फंड का काम होता है कि अक्रॉस मार्केट कैप्स एंड अक्रॉस सेक्टर्स जो भी कंपनियां इस ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें इन्वेस्ट करें। सो फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग थीम बेस्ड फंड ऑटो कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेगा, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी इन्वेस्ट करेगा, मेटल्स में भी इन्वेस्ट करेगा, आपकी कैपिटल गुड्स कंपनियों में भी इन्वेस्ट करेगा, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, क्योंकि उसका आइडिया है कि वो उस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने वाली सारी कंपनियों में निवेश करे। पॉपुलैरिटी का रीज़न ये है कि लोग आजकल देख रहे हैं काफ़ी सारे ट्रेंड्स जो कि उभर के आ रहे हैं, उसमें वो लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए थीमेटिक इन्वेस्टिंग एक डिफरेंट कैटेगरी है और थोड़ा सा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है कंपेयर टू अ मार्केट कैप बेस्ड फंड और अ सेक्टर बेस्ड फंड। क्योंकि पहले जब थीम्स की बात करते थे तो वो सेक्टोरल थीम होती थी। अब आप कह रहे हैं वो अलग अलग सेक्टर्स से जुड़कर एक बड़ी स्टोरी रची जा रही है और उस स्टोरी पर बैंक किया जा रहा है, करेक्ट? सो बेसिकली थीमेटिक फंड्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, तो वहाँ पे आप बेसिकली टेक के अंदर ही एक पर्टिकुलर थीम को फोकस कर रहे हैं, राइट? तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो टेक में फोकस्ड होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक टेक कंपनियों में फोकस्ड होगा। लेकिन जैसे मैन्युफैक्चरिंग थीम है तो फिर आप एक ज़्यादा बड़ी थीम की बात कर रहे हैं और वो अक्रॉस सेक्टर्स, मल्टीपल सेगमेंट्स की कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो इट डिपेंड कि आप कौन सी थीम की बात कर रहे हैं। वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर भी हो सकता है और एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर भी हो सकता है। बट ये लार्जली बढ़ रहा है, राइट? ये सिर्फ भारतीय स्टोरी नहीं है, इट्स बेसिकली कुछ अच्छा आप देख रहे हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण सिद्धार्थ ने दिया कि अब वो पीएलआई बेस्ड थीम भी हो सकती है क्योंकि पीएलआई के अलग अलग विकल्प आ गए हैं। वैसा कुछ होगा ये? सो थीमेटिक मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा समझने के लिए। मानो आप एक घर लेने जा रहे हो जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? होम लोन लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कहाँ घर लेना है। घर ले लिया, उसके बाद आप उसका इंटीरियर्स का डिस्कशन करेंगे, तो उसके लिए आप टाइल खरीदेंगे, फिर जाहिर है आप नया पेंट भी लगाएंगे। फिर नया घर लिया है तो ऐड में बोलते हैं नई गाड़ी, तो आप गाड़ी भी खरीदेंगे। सो एक रियल एस्टेट थीम जो है वो सारे चीज़ों को बांध के रखा है। एंड रियल एस्टेट जैसा, और जैसे इन्होंने बताया मैन्युफैक्चरिंग या कोई टेक का थीम है, थीम एक सेंट्रल आइडिया है पर उसमें कई सारे सेक्टर्स जुड़ जाते हैं और वो आइडिया के थ्रू इन्वेस्टिंग होती है। नाउ कमिंग टू आपका क्वेश्चन कि ग्लोबली भी ये बहुत प्रचलित हो रहा है। सो ग्लोबली एक सबसे बड़ा थीम है एनवायरमेंट सोशियो गवर्नेंस, सो ESG थीम। सो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अभी एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनीज या एटलीस्ट कंपनीज जो एनवायरमेंट के लिए कुछ रिटर्न कर रही है। अगर मैं माइनिंग कर रहा हूँ और अगर मैंने एनवायरमेंट में उतना ही इन्वेस्टमेंट करके और
कहीं ग्रीनरी बढ़ा दी है तो दैट मीन्स आई एम नेट पॉजिटिव। और ऐसी कंपनीज पे ही ज़्यादा पैसा लग रहा है जो ये सब रूल्स नहीं फॉलो करते, उस पर कम पैसा लग रहा है। सो ESG एक बहुत बड़ा थीम है ग्लोबली, एंड ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग धीरे धीरे करके ज़्यादा फेमस हो रहा है। सो एक ऐसा बोल सकते हैं अभी एक छोटा सा पोर्शन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, पर ये बहुत बड़ा हो सकता है आगे जाके। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे जैसे अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई होंगी और अलग अलग कहानियां रची जाएंगी। मैं ये समझना चाह रही हूँ ये यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग केस क्यों है कि आप एक थीमेटिक फंड लें और एकदम आराम से पैसिव तरीके से इसमें निवेश करें? क्योंकि नॉर्मली जब आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चौकन्ना रहना होता है कि यहाँ पर ट्रेंड अगर बदल गया और आप उसमें फंस गए तो आप फंसे रह गए। लेकिन जब आप थीमेटिक फंड से अप्रोच रखते हैं तो उसमें क्या आराम से छोड़ सकते हैं या फिर चौकन्ना रहने की ज़रूरत है? सो बेसिकली जैसे मैंने पहले बोला कि कई अलग अलग प्रकार की थीम्स आजकल पॉपुलर हो रही है, और थीमेटिक फंड पॉपुलर होने का, आजकल लोकप्रिय होने का एक रीज़न ये भी कि अगर आप देखें मार्केट में ही और इकोनॉमी में देखें तो बहुत सारी थीम उभर के आ रही हैं, जैसे कि एक फिनटेक थीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक थीम है, इंटरनेट एक थीम है, रोबोटिक्स एक थीम है। सो लोग देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में विकास हो रहा है और एक डिफरेंट ट्रेंड्स उभर के आ रहे हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं। अभी इंडिया में तो हम लोग थोड़ी सी ओल्ड स्कूल थीम की बात ज़्यादा करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन एक्सेट्रा, बट ग्लोबली ये नई थीम्स भी काफ़ी प्रचलित हो रही है। कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस ने ये नई थीम्स भी इंडिया में लॉन्च की हुई हैं। अभी लोग क्या चाहते हैं इन थीम में या फिर इन फंड्स में, बेसिकली उनका एक ही इंटेंट है कि वो इस थीम में पार्टिसिपेट करें। तो एक पैसिव फंड क्या करता है कि क्योंकि वो एक इंडेक्स ट्रैक कर रहा है, तो टिपिकली ये थीमेटिक इंडेक्सेस ऐसे बनते हैं कि दे आर ट्रू टू द लेबल। अगर एक EV बेस्ड इंडेक्स है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक कंपनीज को ट्रैक करने वाला इंडेक्स है या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग थीम को कैप्चर करने वाला इंडेक्स है, तो वो एक सेट तरीके से पोर्टफोलियो बनाता है। ठीक है। जैसे कि 25%, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो 25% ऑटो में करूँगा, 20% कैपिटल गुड्स में करूँगा, 15% का टिपिकल एक्सपोजर आपका मेटल्स में रहता है, मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से कंपनीज चूज़ करूँगा। तो एक सेट रूल के बेसिस पे वो पोर्टफोलियो बनता है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट में हम कहते हैं ना कि एक निवेशक को देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या चीज़ें जो जहन में रखनी है। तो जब इन पैसिव थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करते हैं वत्सल, तो क्या चीज़ें जो निवेशक को देखनी है और जिसके बारे में सोचना है इन्वेस्टमेंट से पहले? सबसे पहले तो कौन सी थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसिव थीम जब भी हम बोल रहे हैं तो पैसिव क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो हम लोग ने मल्टी थीम्स बात की है अभी 2 मिनट पहले कि अलग अलग सेक्टर की थीम्स या अलग अलग टाइप की थीम्स है। फंड मैनेजर के एंगल से सोचेंगे तो उसके लिए हर एक कंपनी की डिटेल में जाना इतना ही डिफिकल्ट होता है, और हम ग्लोबली कैप्चर करना चाह रहे हैं सारी थीम्स, इंडिया में बैठ के ग्लोबली जो थीम रन हो रही है उस पर कैप्चर करना। इसलिए पैसे एक आसान और मोर एफिशिएंट तरीका है कि फंड मैनेजर अपना ज़्यादा डीप में ना जाए और फिर उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करे कि एक सिंपल इंडेक्स को मिमिक करके। नाउ हम जब इन्वेस्ट करें तो हमको फर्स्ट तो वो देखना है कौन सी थीम है, ये थीम का लंबा रनवे है कि नहीं। सो व्हेन आई से लंबा रनवे, उसका अभी छोटी है बट आगे जाके बहुत बड़ी हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल हम किसी को ही पूछ सकते हैं 10 साल पहले फेसबुक क्या था, इंस्टाग्राम क्या था, व्हाट्सएप क्या था, कुछ नहीं था, एंड इन 10 ईयर्स कहाँ से कहाँ वो कंपनीज पहुँच गई है। सो वैसे टाइप के थीम्स आप देखें तो उसको लॉन्ग रनवे थीम्स बोलते हैं कि जिसका अडॉप्शन बहुत फास्ट है और उसको बहुत ग्रोथ का समय मिलेगा। सो मेरे हिसाब से जैसे एक EV एक बहुत ही बढ़िया थीम है। जब भी मैं अभी ऑफिस से यहाँ आ रहा था, मैंने रास्ते में सिर्फ गिन रहा था 10 में से सिर्फ 1 या 2 गाड़ी EV थी। तो मतलब वो स्कोप कितना बड़ा है, और यहाँ से और 8 गाड़ी हो सकती है और आपको दिख जाती है रोड पे। सो अडॉप्शन भी अच्छा है। इस तरीके से यू लुक एट अ थीम एंड आपको उस हिसाब से पैसा डालना है। सो थीम जो आप जो सोच रहे हो कि ये थीम ग्रो होके बड़ी होने वाली है, उस थीम में आप पैसा डालो। इस पर आप जोड़ेंगे? या वत्सल ने काफ़ी सही बात बोली कि थीमेटिक इन्वेस्टिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे एंट्री करें।
जैसे उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया थीम बेस्ड फंड काफ़ी पॉपुलर हुए थे, लेकिन वो एक काफ़ी रनअप हो चुका है। फेसबुक, अभी तो ट्विटर डीलिस्ट हो गई है, बट ट्विटर, ये सारी कंपनियां काफ़ी ग्रो हुई थी मार्केट कैप में भी। तो अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया, जब थीम ग्रो हो रही है स्टार्टिंग फेज में, एंड उसका एक 7 साल का, 10 साल का, या दो दशक का एक रनअप है, तो आपका उसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो जैसे कि अभी आप ईवी थीम देखें तो उसका है एक, मतलब वी कैन सी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, वेरस कुछ थीम्स है जो कि ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है। तो इससे काफ़ी डिपेंड करेगा कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी है। सो निवेशक को बहुत ज़्यादा ही जानना ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे एंटर करें। पर वो क्या साइंस पढ़ने होंगे एक निवेशक को, क्योंकि इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन। किसी ने शायद बेच दिया कि आप थीमेटिक इन थीम में लगाइए, और मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरा दिन रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वो सोशल मीडिया वाली थीम पकड़ूं, लेकिन वो तो खत्म हो रही है अभी। नहीं, तो जो भी अभी निवेश करना जिन्होंने शुरू किया हुआ है, उनके लिए मार्केट कैप बेस्ड फंड्स ही ज़्यादा सही हैं। थीमेटिक फंड्स आर बेसिकली फॉर मोर इवॉल्व्ड इन्वेस्टर्स जो कि ज़्यादा ट्रैक कर रहे हैं, और ऐसी थीम्स में इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपको दिख रही है कि एक ग्रोथ आ रही है या आनी बची हुई है। जैसे कि मैं इंडिया में बोलूँ, मैंने मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि मेक इन इंडिया और PLI के पुश की वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेगमेंट है जो कि नेक्स्ट 5 से 7 साल में काफ़ी ग्रो कर सकता है। तो इसलिए वो मैं थीम, अगर मुझे एक थीम पिक करनी है इंडिया में, तो मैं वो थीम पिक करूँगा। दूसरा ये भी ज़रूरी है जानना कि आपका थीम में एक्सपोजर किन सेट ऑफ कंपनियों में जा रहा है। क्या वो डाइवर्सिफाइड थीम है, क्योंकि उसमें टिपिकली रिस्क कम होगा, या फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड थीम है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो सकता है, एंड मे बी आपकी रिस्क प्रोफाइल वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए सही नहीं है या फिर परमिट नहीं कर रही है। तो फिर ये 2-3 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स वो थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में लेके आ रहा है। वेलकम बैक। मेरे एसेट और CNBC आवाज प्रेजेंट विजर्ड्स ऑफ फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पैसिव थीमेटिक फंड्स में निवेश के मौकों की। मेरे साथ है वत्सल शाह, वाइस प्रेसिडेंट सुशील फाइनेंस, और साथ ही मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हेड ETF प्रोडक्ट्स सिद्धार्थ श्रीवास्तव। तो इस समय अगर भारतीय बाजारों की बात की जाए, बताइए वत्सल कि कहाँ पर वो थीम पक रही है जिसके बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि हम श्योर कई सारे फंड्स इसके बारे में सोच रहे हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज की बात लगभग हर रोज एटलीस्ट CNBC आवाज के मंच पर होती रहती है। बराबर। सी इंडिया के हिसाब से एक बड़ा जो गैप हम देखें कि हम हेल्थ केयर में देखें, तो हेल्थ केयर आप Tier 1 सिटी छोड़ के कहीं पे भी चले जाओ, आपको समझ में आएगा कि इनफ हेल्थ केयर नहीं है यहाँ पे, और एक इंडिया के ग्रोथ से हेल्थ केयर बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरा एक थीम है जो हम कंजम्पशन बेसिस में बात करते हैं, और पर कैपिटा अपना जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी $2,000 से $3,000 क्रॉस होने वाले हैं, और ग्लोबली ये जो पॉइंट, इसको टिपिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से जब भी इनकम बढ़ती है, लोगों का कंजम्पशन हंगर इंक्रीजेज मच मोर देन देयर इनकम। और एक्चुअली हम तो कई सिटीज़ में जाते हैं वगैरह, इन्वेस्टर से मिलते हैं, वहाँ के इन्वेस्टर्स अर्बन सिटी से ज़्यादा एस्पिरेशंस रखते हैं। हम अर्बन सिटीज़ में रह के इतनी एस्पिरेशंस नहीं रखते जो Tier 2 Tier 3 में। सो कंजम्पशन थीम बहुत बड़ा थीम हो सकता है, इंडिया फोकस्ड। और फिर मैंने ऑलरेडी EV के बारे में बात की, सिद्धार्थ जी ने मैन्युफैक्चरिंग की बात की। सो ये 3-4 थीम है जो बहुत बड़े हैं। एंड एक थीम जो मुझे लगता है कि जिसका अभी ज़्यादा बात नहीं हो रहा है, बट इंश्योरेंस थीम एक फाइनेंस के अंदर ही आ जाता है, बट उसमें इंश्योरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। सो ये चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी है इंडिया के हिसाब से। भारत के हिसाब से कुछ और थीम है, जैसे लाइक अब आप लोगों से बातचीत हो रही तो मेरे जहन में आ रहा है कि हम PSUs को क्या एक थीम मानकर चल सकते हैं, जिसमें आप रेलवे के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें आप डिफेंस के बारे में भी सोच सकते हैं, और कुछ दूसरी जहां पर अच्छी एसेट्स हैं उनके बारे में भी सोचा जा सकता है। क्या ये एक थीमेटिक फंड में कहीं ना कहीं फिट होगा, या फिर ये एक मैन्युफैक्चरिंग थीम का हिस्सा रहेगा? ये ज़रूर एक थीम है, PSU थीम, एंड काफ़ी लोकप्रिय भी है पिछले 1-2 सालों में, जैसा PSUs ने परफॉर्म किया हुआ है। एंड आप PSU में देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों
में से आती है, अलग अलग सेक्टर्स में से आती है, तो एक अच्छी थीम है। एंड अगर आप देखेंगे सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस भी है कि PSU कंपनीज़ आपकी काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें। स्पेशली डिफेंस में हम लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा PSU कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं। एंड जहाँ तक आपने पूछा इंडिया के लिए, मतलब मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, बट मैन्युफैक्चरिंग थी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि काफ़ी सारा गवर्नमेंट का फोकस है थ्रू PLI, थ्रू मेक इन इंडिया, ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है हमारे इंटायर वैल्यू चेन पे, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन पे। इंडिया कैन बिकम अ China +1 स्टोरी, राइट। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी का भी पोर्टफोलियो देखें, लार्ज कैप फंड का या फिर मिड कैप फंड का, टिपिकली विल फाइंड कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सा BFSI का होता है या फिर IT कंपनीज़ का होता है। मैन्युफैक्चरिंग फंड जो होते हैं वो उन क्षेत्रों में क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका हिस्सा आपके टिपिकल पोर्टफोलियो में अभी कम है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे जैसे कि ऑटो, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एक्सेट्रा, तो फिर एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है ओवरऑल पोर्टफोलियो में कि आपकी कुछ फंड्स BFSI फोकस्ड हैं, अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना आप एक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इन्वेस्ट करो जो कि जिनका सेक्टोरल एक्सपोजर एक अलग अलग क्षेत्रों में है। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो फ्रॉम अ रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब मैं एक सिंपल सवाल ये पूछना चाहूंगी, आप दोनों इसका जवाब दे सकते हैं। अगर एक थीमेटिक फंड में निवेश करना है, और हम ये कह रहे हैं कि ये थोड़े से इवॉल्व निवेशकों के लिए ज़रूर है जिन्होंने शायद म्यूचुअल फंड में पहले आजमाया हुआ है अपना लक और पैसा वहां पर कमिट कर रहे हैं, SIP रूट लगाया जाए या फिर लमसम पैसा डाला जाए इन थीम्स में? मेरे हिसाब से SIP काफ़ी अच्छा रूट है इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं और पिछले एक साल में देख रहे हैं लोग मार्केट टाइमिंग करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट हम सबने देखा मार्केट टाइमिंग टिपिकली काम नहीं करती है। सो एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट किसी थीम में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है मार्केट करेक्शन की, या फिर आपको लेस वैल्यूएशन में वो थीम में एंटर करने का मौका मिल रहा है, तब आप लमसम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अन्यथा आप सिंपली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करिए एंड थीम में पार्टिसिपेट करने पे ज़्यादा फोकस करिए रादर देन टाइमिंग द मार्केट। अभी यही कहेंगे, एक थोड़ा ऐड करूंगा इन्होंने जो बताया कि एक हमारी मार्केट टर्म्स में एक चीज बोलते हैं मीन रिवर्जन, मतलब जो बहुत कुछ बढ़ गया है वो नीचे आने वाले, जो नीचे है वो ऊपर आएगा। सो हम देख रहे हैं कि अभी जो स्मॉल एंड मिड कैप्स है काफ़ी ओवर प्राइस्ड हो गए हैं, और कई लोगों ने ऑलरेडी वो गेन्स पे बैठे हुए हैं, जैसे आपने बताया चालू कर दिया इन्वेस्टमेंट और गेन्स पे बैठे हुए, तो उन लोग थोड़ा प्रॉफिट उसमें से निकाल के और उतने पोर्शन का लमसम ये थीम्स में डाल सकते हैं, ताकि क्योंकि ये थीम्स छोटी है अभी और इनका वो पूरा मूवमेंट आया नहीं है, सो वो थोड़ा निकाल के लमसम डाले एंड देन SIP शुरू करे उसमें, सो दैट ऐसा नहीं हो कि यू नो इन नेक्स्ट अगले 10 साल में फिर आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिले उस थीम का। सो वो एक वो एक एंगल हो सकता है इनके बोलने पे। और एक चीज़ कि आप प्रॉफिट बुक करके ऐसे थीम में डालो जो परफॉर्म नहीं की हुई है, तो उससे एक आपको और फ़ायदा हो सकता है। और औसतन किस तरह के रिटर्न्स ये थीमेटिक फंड्स या फिर इस तरह की इन्वेस्टिंग दे सकती है? नहीं, टिपिकली बहुत डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस टाइम में इस समय कंसिडरिंग निफ्टी ने 16% के रिटर्न्स दे दिया, अगर मैं एक थीमेटिक अप्रोच अपना भी रही हूँ एक फंड के जरिए, तो क्या होना चाहिए पास्ट परफॉर्मेंस के मद्देनजर? आई थिंक कहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है लुकिंग एट अभी मार्केट वैल्यूएशंस पे देखें, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देर आर थीम्स जहाँ पे आपको एटलीस्ट 5 से 7 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में ही आना चाहिए। आपको इस समय बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल या 2 साल का अगर सिर्फ आप टाइम पीरियड लेकर के आ रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। आप 5-7 साल के हिसाब से आइए, एंड देन आई थिंक इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकॉनमी, एंड थोड़े बहुत हिकअप्स रहेंगे जैसे भी रिसेंटली कल ही हमने देखा बाजार में, बट इन अ लॉन्ग टर्म देर आर थीम्स विच वी हैव मेंशन्ड, वी हैव टॉक्ड अबाउट, जो कि अच्छा करेंगी एंड होपफुली टिपिकल ब्रॉड मार्केट से बेहतर रिटर्न देंगी। और औसतन एक पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा रखना चाहिए इस तरह की निवेश में? मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम जब भी खाना खाते हैं तो
आपकी रोटी सब्जी दाल चावल और एक स्वीट होती है, राइट, या तो 2 स्वीट होती है और अचार होता है। मैं बताना चाहूँगा कि हम थीमेटिक सेक्टोरल को इस अचार या स्वीट की तरह देखें। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी Because, ये पापड़ है, अचार है, या फिर आपकी रोटी सब्जी में से एक है? नहीं, क्योंकि क्या है कि थीमेटिक को प्ले आउट करने में थोड़ा पेशेंस लगता है, और ऐसा हो सकता है, आपने पूछा भी था कि क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो रिटर्न आने में टाइम लग सकते हैं, क्योंकि उसके कई सारे फैक्टर्स है। अभी फॉर एग्जांपल ईवी है, तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है कि नहीं पूरी कंट्री का, उस पर डिपेंड है। उसके बाद ईवी थीम पिकअप करेगी, सो टाइम लग सकता है, इसलिए हम स्मॉल इन्वेस्ट करेंगे। सो 10 to 15% ऑफ द पोर्टफोलियो जिसी का भी है, उतना परसेंट आप एक्सपोजर ले सकते हो सेक्टर थीमेटिक में, एंड आई थिंक वो एक सही तरीका होगा अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करने का। और बाकी सारे है वो मार्केट कैप बेस्ड थीम इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स अपना पोर्टफोलियो और निवेश के तरीके जो हैं वो हैं, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा इस तरह के पैसिव थीमेटिक इन्वेस्टमेंट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर समझाने के लिए कि पैसिव थीमेटिक इन्वेस्टमेंट होता क्या है और कहां पर निवेश किया जा सकता है। चलिए, इसी के साथ मैं भी आप सभी से लूंगी इजाजत, लेकिन इसी तरह के कुछ और इनपुट्स हम लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। Focus. Ideate. Innovate. Enable.